अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस कर रहा है हमारे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे, और इंशाल्लाह ताला इसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसमें जो कंटेंट है जो कवर करेंगे वो तो एक प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, देन डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है कि किस तरह डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को बना सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को स्टार्ट करते हैं। पर्पस जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का वो क्या है जी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जितना भी बिजनेस एंटिटी जो है वो ले रही होगी या पे कर रही होगी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ आपको बतानी है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल कैश की मूवमेंट पे बेस कर रही होती है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हेल्प इन्वेस्टर्स विद क्वेश्चन अबाउट द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लोज, एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन एंड टू पे डिविडेंड्स, नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस करनी है और हमने बताना है कि जी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इसके बनाने का मकसद जो है बेसिकली इन्वेस्टर को हेल्प आउट करना है कि कंपनी में कितनी एबिलिटी है कि वो पॉजिटिव कैश फ्लोज को जनरेट कर सकती है, अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है और अपनी डिविडेंड्स जो है वो पे कर सकती है। इस तरह एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जब शॉर्टेज ऑफ फंड होगी तो उसके लिए भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता चलता है कि आपको कितने फंड्स की जरूरत है, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है ट्रांजेक्शन उसमें भी आपको हेल्प आउट करती है। अच्छा जी, अब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का उसने एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ, इसमें 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर इनका हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज लेंगे, फिर इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो कि बैलेंस शीट में मेंशन होगा उसको ऐड करेंगे। तो आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड है वो इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट के जो भी करंट या जो मेंशन किया जाएगा कैश बैलेंस को उसके इक्वल होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज वही बातें जो भी आपसे डिस्कस की, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब ये तीनों एक्टिविटीज जो है ये वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है बेसिकली ये इनफ्लोज और आउटफ्लो दोनों पे बेस करेगी, ठीक है। अब ऑपरेशन से रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी। अगर इनफ्लो है तो सेल टू कस्टमर्स को देखेंगे हम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव जो कंपनी करेगी उसको हम देखेंगे, और यही आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो के अंदर इनफ्लोज में आएंगे। इस तरह आउटफ्लो की अगर हम बात करें ऑपरेटिंग के अंदर तो सप्लायर ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, ठीक है, इनको आप पेमेंट जब दे रहे होंगे और इम्प्लाइज को पेमेंट कर रहे होंगे मतलब इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, लेंडर फॉर इंटरेस्ट जो लेंडर होंगे आपके जिनसे आपने उधार पे पैसा लिया होगा उनको आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे और गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फॉल करेंगी। इसी तरह इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग के अंदर भी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होंगे, ठीक है। इनफ्लो होगा तो फिर सेलिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एसेट्स एंड कलेक्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑन लोन, जिन लोगों को आपने लोन दिया होगा उनसे जब आप कलेक्शन करेंगे तो वो इनफ्लोस में आएंगी। आउटफ्लो होगा तो पेमेंट टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एसेट, अगर आपने कोई एसेट जो परचेज करना तो उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी तो वो आउटफ्लो में फॉल करेगी। परचेज डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, आपने कोई डेट या कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट परचेज की है किसी दूसरी कंपनी की तो वो आउटफ्लो में आएगी। मेक लोन्स, आपने अगर लोन जो है वो दिए हैं लोगों को तो वो भी आपके इसमें आउटफ्लोज में आएंगे। देन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। इनफ्लो अगर होगा तो फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने की होगी जब आपको शॉर्टेज ऑफ फंड होगा। ऑनर फॉर एग्जांपल फ्रॉम इशुइंग स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ ऑनर जो है वो क्या कर रहा है, इनसे आप जो आने वाले आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेट ऑनर्स बन जाते हैं आपकी कंपनी के, ठीक है, इनसे जब पैसा आ रहा होगा आपके बिजनेस के अंदर तो वो आपके क्या बन जाएगा, इनफ्लो। आउटफ्लो होगा तो रिपेमेंट ऑफ बोरोड फंड, जहां से आपने फंड लिए हुए हैं बोरोड किए हुए हैं उनको आप रिपे कर रहे होंगे, ऑनर्स को डिविडेंड दे रहे होंगे, या ट्रेजरी स्टॉक जो है वो परचेज कर रहे होंगे। तो ट्रेजरी स्टॉक के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि ये वो स्टॉक होता है कि कंपनी पहले इशू करती है और फिर कुछ अरसे के बाद उन्हीं लोगों से दोबारा रीपरचेज कर लेती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में हम पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। ये वो चीजें होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू कैश इक्विवेलेंट हमारे पास लिक्विडिटी की बेस के ऊपर हम इसको कैटेगरी
उसकी बनाते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर हमारे पास चेक्स आ जाते हैं और कैश बेसिकली खुद एक करेंसी है, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट्स वो तमाम चीजें जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो सकती हैं, इनको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, सो नियर मेच्योरिटी दैट मार्केट वैल्यू इज अनअफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट चेंजेस। तो ये जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं इनके जो मार्केट वैल्यू है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती। इसका ये मतलब है कि चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है, भले इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो अमाउंट पूरी की पूरी ही आपको या तो पे करनी होगी या आप रिसीव कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ उसने मजीद आपको बताया है कि कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू देखते हैं कि किस तरह हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को फॉर्म करना है। तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, जो बेसिक डिफरेंस आता है वो ऑपरेशंस के अंदर ही आता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड की और इनडायरेक्ट मेथड की जो है वो डिफरेंट होंगी, लेकिन बाकी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वो बिल्कुल वैसे ही होगा दोनों मेथड्स में। डायरेक्ट मेथड कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, अगर हम कैश जो है वो रिसीव करते हैं कस्टमर से और डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर रही हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हमने इन वैल्यूज को पुट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन रिसीवेबल्स होंगे, वो हम हमें कैसे पता चलेगा, और इंक्रीज इन रिसीवेबल हमें कैसे पता चलेगा, वो हम बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट जो है वो आपके पास 2 ईयर्स की गिवन होगी, ठीक है। उसी में आपने देखने के रिसीवेबल पिछले साल से या इस साल में इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए हैं, और अगर डिक्रीज है तो आप प्लस कर देंगे नेट सेल में, और अगर इंक्रीज है तो आप माइनस कर देंगे नेट सेल में से, ठीक है। अब यहाँ इसने एग्जांपल आपको दिया है कि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस जो है वो $80,000 है 2002 में, और $110,000 है 2003 में। इफ अक्रूवल सेल रेवेन्यूज फॉर 2003 वाज $900,000, व्हाट वाज कैश बेसिस रेवेन्यू। अब इन्होंने कहा कि जो सेल रेवेन्यू है वो अक्रूवल बेसिस पे और 9 लाख का है। अब आप हमें ये बताएं कि कैश बेसिस पे रेवेन्यू कितना हुआ है, ठीक है। अब आपने देखा कि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो नेट सेल में से हम इसको माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास कैश बेसिस पर आपने रेवेन्यू को जनरेट किया होगा। अब यहाँ उसने कैलकुलेशन करके आपको बताइए कि 8,70,000 जो है ये कैश बेसिस के ऊपर आपने कस्टमर से जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है, और बाकी जो अमाउंट है वो आपकी अक्रूवल बेसिस पे होगी। अच्छा, now that we understand the process, let look at some simplified formulas for computing डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो, ठीक है। अब यहाँ उसने डिफरेंट मेथड्स आपको बताए हैं, ठीक है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर इंटरेस्ट रिसीव की बात की जाए तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हम दोबारा से कहाँ से देखेंगे, बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट रेवेन्यू फिर हम देखेंगे, अगर इंक्रीज है तो डेफिनेटली माइनस होता जाएगा इंटरेस्ट रेवेन्यू में से, अगर डिक्रीज है तो प्लस करते जाएगी। इसी तरह डिविडेंड रिसीव है तो इसको भी आपने देखना होगा इंक्रीज डिक्रीज, और डिविडेंड रेवेन्यू में से इसको प्लस माइनस कर देंगे। अच्छा, अब अगर हमने कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज करनी है तो ये बेसिकली कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो फिर आपके पास ये 2 स्टेप्स हैं। परचेजेस इज इक्वल टू सीजीएस, अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो ऐड, डिक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे। सीजीएस की अमाउंट जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कैश पेड फॉर द मर्चेंडाइज। अब ये जो परचेजेस अभी आपने कैलकुलेट किए इसमें से अब आपने इंक्रीज डिक्रीज करना होगा अकाउंट पेएबल्स का, और अकाउंट पेएबल आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। अब मजीद फिर यहाँ ये आपके साथ एक फार्मूला जो है वो डिस्कस कर रहा है इलस्ट्रेशन देते हुए। अब यहाँ उसने कहा जी, हाउ मच डिड लुक लाइट पे फॉर इन्वेंट्री इन 2003। अच्छा, इन्वेंट्री 2003 की भी उसने बिगनिंग की और एंडिंग की दी हुई है, ठीक है। और इसी तरह अकाउंट पेबल जो है वो बिगनिंग और एंडिंग के दिए हुए, और सीजीएस की अमाउंट भी उसने 900,000 दी हुई है। अब आपने क्या करना है जी, आपने वही दोनों मेथड जो अभी उसने बताया आपको स्टेप्स को आप यूज करेंगे, और आपने कैश पेड जो है वो फाइंड आउट करके बता दिया वो कितना है जी, $9,23,000। अच्छा, देन है जी डायरेक्ट मेथड कैश पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस। जब हम कैश आउटफ्लो की बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर तो कहाँ कहाँ हमारा पैसा जो है वो हम पे कर रहे होंगे, अब उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है। अगर कैश पेड फॉर द एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस को हम देखेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन डिक्रीज देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का, इसी तरह इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे अक्रूड लायबिलिटीज को, और प्लस माइनस करके हम कैश पेड फॉर द एक्सपेंसेस के अमाउंट को डिराइव करेंगे। अब हम डायरेक्ट मेथड की तरफ चलते हैं, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ इन्होंने कंपनी बताई है ग्रेट बिग कंपनी, इसका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाती हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ डायरेक्ट मेथड एग्जांपल में ये क्वेश्चन अभी आपको सबसे पहले दे रहा है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एसेट्स दे रहे हैं इसमें, ठीक है। 2 सालों का आपके पास बैलेंस शीट है, 2002 का और 2003 का।
ये कंप्लीट बैलेंस शीट यहाँ कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनकम स्टेटमेंट भी दे रहा है, ये भी क्वेश्चन का पार्ट होगा, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीटली उसने आपको यहाँ बता दी। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको कुछ दे रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि ट्रेडिंग सिक्योरिटीज पर परचेज ड्यूरिंग 2003 एट अ कॉस्ट ऑफ $25,000, ठीक है। इन्होंने कोई ट्रेडिंग सिक्योरिटीज परचेज की हुई है 25,000 की, तो आउटफ्लो हुआ यहाँ। इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू ऑफ $40,000 वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर $43। अब इक्विपमेंट जो था ये इन्होंने कोई सेल आउट किया, 40,000 का खरीदा था और 43,000 का सेल आउट हुआ, तो डेफिनेटली 3,000 का जो इस पे गेन हो गया। Equipment with a book value of $30,000 was destroyed during a freak flood in 2003. There was no insurance. ठीक है, आपको इक्विपमेंट था जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी और वो डिस्ट्रॉय हो गया है किसी फ्लड की वजह से, तो इसकी इंश्योरेंस भी नहीं थी। और ग्रेट बिग होल्ड आर 25% इन्वेस्टमेंट इन टाइनी कॉर्पोरेशन अकाउंट्स फॉर इट यूजिंग द इक्विटी मेथड। अब इन्होंने किसी कंपनी में टाइनी कॉर्पोरेशन के अंदर 25% से इन्वेस्टमेंट की हुई है और इक्विटी मेथड की बेस पे की हुई है। अच्छा, इन्होंने जो टैक्स पे किया है वो कर रही हैं जी 40% के हिसाब से। नोट पेबल जो है वो बॉब्स बैंक कैरी 12% रेट पर इन्होंने कोई लिया हुआ है और पेमेंट जो है वो ड्यू है ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ। बॉन्ड पेबल्स कैरी ए 9% रेट, इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली ऑन जुलाई 1 एंड जनवरी 1। ठीक है, तो 9% जो है बॉन्ड पेबल भी इनका जो है वो भी चल रहा है और इंटरेस्ट ये पे कर रही हैं जुलाई 1 को और जनवरी 1 को। सेमी एनुअल बेसिस पे है। ग्रेट कंपनी सोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग 2001 फॉर $50,000। अब इन्होंने कोई अपना स्टॉक भी बेचा है 50,000 का, तो जब हम स्टॉक बेचेंगे तो डेफिनेटली कैश इन होगा। तो ग्रेट बिग रिसीव 10,000 डिविडेंड फ्रॉम टाइनी कॉर्पोरेशन। इन्होंने जो टाइनी कॉर्पोरेशन में 25% की इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर इनको डिविडेंड मिला है $10,000 का, तो ये भी इन्फ्लो है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। अब ये सारे का सारा क्वेश्चन का पार्ट था यहाँ तक। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है अपना आंसर, ठीक है। हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है इस कंपनी की। तो सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम स्टार्ट करेंगे। सेल रेवेन्यू गिवन था, इसमें से लेस किया इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि बैलेंस शीट में आप जाके देखेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ आपका इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इंक्रीज है तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपको लेस करनी पड़ेगी ये अमाउंट। फिर है कैश पे टू एम्प्लॉय। अब सैलरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब सैलरी पेएबल जो थी वो डिक्रीज हो रही है तो ऐड करते जाएंगे हम। इस तरह मजीद कैश इन्होंने पे किया है, ठीक है, और इन्वेंट्री की बेसिस पे किया है, तो सीजीएस का वो जो अभी आपको स्टेप्स बताए थे वही आपको यहाँ यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज आप देखेंगे अकाउंट पेबल का और इस तरह इन्वेंट्री का। फिर कैश पेड फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंस की बेस पर आपने इसकी कैलकुलेशन करके बतानी है कि कैश पे कितना हुआ है इंटरेस्ट के लिए। फिर कैश पेड फॉर टैक्सेस हैं, ठीक है, टैक्सेस ये जो पे कर रहे थे तो इसके अमाउंट को आपको देखना पड़ेगा, टैक्स पेबल कितना है, अगर डिक्रीज है तो ऐड है, इंक्रीज है तो माइनस करते जाएंगे। इसी तरह अदर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है हमारे पास, जिसमें डिविडेंड फ्रॉम टाइनी कॉर्पोरेशन आया। इसमें से परचेजेस जो थी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज की हमने की, क्योंकि परचेज जब हम करेंगे तो डेफिनेटली कैश जो है वो आउट होगा और हम उस सिक्योरिटी को अपनी कंपनी में लेके आएंगे। इसी तरह अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको भी हम लेस करेंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो 86,000 का आ गया हमारे पास। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ रही हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ आपका पैसा कंज्यूम हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, ठीक है जी क्लास। अब उन तमाम कैलकुलेशंस को अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पुट कर रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आपके सामने लिखा हुआ है, कैश पेड टू एम्प्लॉय, कैश पेड फॉर इन्वेंट्री, फॉर इंटरेस्ट, फॉर टैक्सेस एंड कैश पेड टू अदर सोर्सेज। ये सारी हमने जब माइनस की अपनी कैश रिसीव फ्रॉम दी कस्टमर्स में से, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश है वो कितना आया, $27,370। अच्छा जी, अब इसी अमाउंट को हम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में राइट डाउन कर देंगे। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में एक ही हमारे पास जो सेल थी इक्विपमेंट की वो हुई, जो कि 40,000 का हमने बुक वैल्यू थी और 43,000 की सेल आउट की, तो 43,000 हम ये इसमें मेंशन कर देंगे। थर्ड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है हमारे पास, जिसमें हमने सेल ऑफ स्टॉक किया था 50,000 का और पैसे आए थे प्रिंसिपल बॉन्ड ऑन पेड ऑन बॉन्ड। जो प्रिंसिपल हमने पे किया था बॉन्ड्स पेबल्स के ऊपर वो था 1 लाख का, ये माइनस हो जाएगा हमारा। और प्रिंसिपल पेड ऑन नोट्स के ऊपर भी हम पेमेंट दे रहे थे, ठीक है, तो वो 10,000 से हमारा माइनस हो जाएगा और हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 60,000 जो है वो आउटफ्लो में आ गई। अच्छा, अब जब नेट कैश फ्लो हम लेंगे इस पीरियड का के लिए, तो हम दो जो वैल्यू जो ब्रैकेट में नहीं उनको ऐड कर देंगे, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में वैल्यूज नहीं है इसका ये मतलब है कि ये कैश इनफ्लोज को शो कर रहा है और जो ब्रैकेट में है वो कैश आउटफ्लोज को शो कर रहा है।
रहा है। अब इसके अंदर आपने बिगनिंग कैश बैलेंस ऐड करना है जो कि आपकी बैलेंस शीट पे गिवन होगा, क्योंकि बैलेंस शीट आपके पास 2 साल की गिवन है, 2002 की और 2003 की। तो 2002 का जो कैश बैलेंस है वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करने से जो एंडिंग कैश बैलेंस है वो एग्जैक्टली जो 2003 का कैश बैलेंस है बैलेंस शीट के अंदर उसके बराबर होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो एक्यूरेट नहीं बनी। तो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को फॉर्म किया। अब इसमें वो आपको मजीद बता रहा है कि ये 43,000 कहाँ से है, ठीक है। अब बॉन्ड पेएबल्स डिक्रीज हुआ था 250,000 से 150,000 पे, तो इस वजह से 1 लाख का जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ मेंशन किया। और इसी तरह नोट पेएबल्स डिक्रीज हुए थे 70,000 से 60,000 की तरफ, ठीक है, और 10,000 का डिक्रीज आ रहा था और वो हमने यहाँ मेंशन किया। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये आपको बैलेंस शीट से पता चलेंगी, क्योंकि ये 2 साल का डाटा जो है आपको गिवन दे रहा है। अच्छा, अब इसके बाद है ये जो एंडिंग बैलेंस है, अभी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वो 2003 के कैश बैलेंस के इक्वल होना चाहिए जो बैलेंस शीट में मेंशन है। अगर नहीं है तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो एक्यूरेट नहीं बनी। अब हम इनडायरेक्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं और नॉर्मली जो कॉर्पोरेशंस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जाती है वो 97% इनडायरेक्ट मेथड से बनती है। अब इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आएगा। तो चेंजेस इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आर शोन ऑन दी फॉलोइंग टेबल। अब इसमें जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मेंशन करेंगे तो हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज देखना होगा, ठीक है। तो नेट इनकम, इसमें से हम लॉसेस को ऐड करेंगे और गेन्स को माइनस करेंगे, और इसी तरह डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है तो उसको ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कैश फ्लो जो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो नेट इनकम से स्टार्ट होती है, और नेट इनकम हम कहाँ से लेते हैं, वो हम इनकम स्टेटमेंट के लास्ट पे जो नेट प्रॉफिट्स आते हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ इसमें आपको चेंजेस इन अकाउंट बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर बता दिए। करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो नेट इनकम से सब्ट्रैक्ट करने होंगे, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही हैं तो फिर आपको ऐड करने पड़ेंगे नेट इनकम में। इसी तरह करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो आप ऐड करेंगे नेट इनकम में, और अगर डिक्रीज हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और इसी टेबल की बेसिस के ऊपर आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को फॉर्म करना है। अब हम चलते हैं, कंप्लीट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ इसने आपको एक एग्जांपल दी है कि जो प्लेस हैज प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट एज ऑफ मार्च 31 2003 एंड मार्च 31 2002। तो बैलेंस शीट 2 सालों की आपके पास होगी, 2002 2003 की, और इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको करंट ईयर की 2003 की जो है वो मिलेगी 1 साल की। तो जो नीड्स हेल्प प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, अब हम इनकी मदद करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैसे बनानी है थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। अब ये आपके सामने इनकम स्टेटमेंट है, ये अभी क्वेश्चन का पार्ट चल रही है। अब यहाँ जो है वो नेट लॉस हमें हुआ है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट लॉस हुआ है। तो हम इसी से अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो गेन था ये कहाँ से हुआ था, ये इन्होंने सेलिंग की थी कोई ब्लेंड की जिसकी कॉस्टिंग 32,000 थी और इन्होंने सेल किया 40,000, तो 8,000 का इनको गेन हुआ था यहाँ। अब बैलेंस शीट जो है जो अभी हमने बात की 2002-2003 की मेंशन है यहाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म नोट पेपर्स जो है वो कहाँ से आए, इन्होंने इशू किए थे $50,000 के कोई नो पार कॉमन स्टॉक जिसको उन्होंने सेटल करवा दिया था फिर 50,000 नोट पेबल्स के साथ, ठीक है। इसी तरह इन्होंने रिटेन्ड अर्निंग की बात की है। ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो है ये कैसे डिराइव हुए हैं ये भी उसने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास 46,000 की है, नेट लॉस हम माइनस करेंगे, डिविडेंड जो है वो भी हम इनकम स्टेटमेंट में से लेके इसमें से माइनस करेंगे, तो एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास आ जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू अपना सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन। तो नेट लॉस से हम स्टार्ट करेंगे, तो 19,000 जो है ये हमने नेट इनकम जो है या बेसिकली ये नेट लॉस है, ये हमने इनकम स्टेटमेंट से लिया, ठीक है। अब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हम देखते जाएंगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये आप बैलेंस शीट को फोकस करेंगे और उनका कौन सा पोर्शन फोकस करेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का। तो डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स हो रहे हैं, अब 2002 में 40,000 थे, 2003 में 23,000 हो गए, तो जितना डिक्रीज हो रहा है उतनी आप मेंशन कर देंगे इसमें अमाउंट। देन है इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज होगा अकाउंट पेएबल का, सॉरी, तो यहाँ फिर आपने इंक्रीज बताना कि कितना हो रहा है।
देन है जी इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का इंक्रीज देखेंगे आप, ठीक है, और फार्मूले के मुताबिक अगर एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। देन है डिक्रीज इन सैलरीज पेएबल, तो इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर डेप्रिसिएशन को आपने ऐड बैक करना है, ये हमारा रूल है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई गेन हुआ है, अब जिस तरह इन्होंने लैंड सेल आउट की थी 32,000 की ली थी और 40,000 की सेल आउट की, तो 8,000 का जो गेन है वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर प्लस माइनस करेंगे, ब्रैकेट वाली अमाउंट्स को आप माइनस करते जाएंगे और जो विदाउट ब्रैकेट है उनमें आप उनको यूज करते जाएंगे। तो यहाँ फिर आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन जो है वो आएगा 48,000, ये भी ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट क्या शो कर रही है कि यहाँ आपका कैश जो है ज्यादा कंज्यूम हो चुका है। अब यही अमाउंट आप उठा के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में मेंशन कर देंगे। फिर कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक ही थी 40,000 की, जो लैंड आपने सेल आउट की। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आपकी एक थी, जो 20,000 का डिविडेंड जो है वो आपने पे किया है। जब हम पेमेंट करेंगे तो बेटा इन अमाउंट्स के साथ हमें ब्रैकेट का साइन जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। और फिर आपने डिक्रीज इन कैश फॉर द पीरियड जो है आपके पास कैलकुलेट हो गया आगे $28,000, ठीक है। अब ये भी ब्रैकेट में है, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ आपका कैश ज्यादा कंज्यूम हो गया। अब बिगनिंग कैश बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट से आप उठाएंगे, ठीक है, 90,000 इसमें। अब क्योंकि बेसिकली एक अमाउंट आपकी नेगेटिव में की है और एक आपकी पॉजिटिव की है, 90,000 में से आप माइनस करेंगे 28,000, तो एग्जैक्टली $62,000 जो है वो आपके बैलेंस शीट के, मैं आपको दिखा देती हूँ, बैलेंस शीट के जो कैश बैलेंस है उसके बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें क्लास, यहाँ 2002 और 2003, ठीक है, 2002 का कैश जो है बैलेंस वो हमने ऐड किया 90,000, तो फिर हमारे पास 2003 का एग्जैक्ट अमाउंट जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर हमारे पास आ गई। और वो अमाउंट कितनी है जी हमारे पास, वो हमारे पास अमाउंट है 62,000, ठीक है क्लास। तो ये बताने का मकसद आपको ये था कि आपको खुद से आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को खुद चेक कर सकते हैं कि आपने एक्यूरेट बनाई है या नहीं बनाई, ठीक है जी। अब ये 62,000 अभी यहाँ भी दोबारा मेंशन कर रहा है कि ये हमने कहाँ से लिया। अब ये कंप्लीट इनकी जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो डिराइव हमने कर दी है, ठीक है जी। अब इन एडिशन ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट और इन सप्लीमेंटल स्केचुअल्स डिस्क्लोज दी 50,000 नॉन कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। In addition, cash interest payment and cash tax payment must also be disclosed separately. तो अब ये फुट नोट्स के अंदर आपको मेंशन करनी पड़ेंगी ये चीजें, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देन है जी मैनेजिंग कैश फ्लो, हम कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें, तो कैश बजट के थ्रू हम कैश मैनेजमेंट को कर सकते हैं मैनेज। तो कैश बजट आर यूज बाय द मैनेजमेंट टू प्लान एंड फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लोज, और कैश बजट कैन बी यूज टू फोर्स management to coordinate activities, provide managers with advance notice of available resources, provide target useful in evaluating performance, provide advance warning of potential cash shortages। तो ये सारी चीजें हम कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं और कैश बजट के थ्रू हम कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, देन है मैनेजिंग कैश फ्लोज। अब कैसे हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में, वो आपको बता रहे कुछ बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। इंक्रीज कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन जो वो इंक्रीज कर दें, इन्वेंट्री को कम रखें, और जो अपनी लाइबिलिटी आपके ऊपर है जो आपने पेमेंट करनी है उनको डिले कर दें, और इसी तरह मेजर एक्सपेंडिचर जितने भी उनकी टाइमिंग को प्लान करें, और जो फालतू आइडल कैश आपके पास पड़ा है उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। अब कैश बजटिंग का छोटा सा स्नैपशॉट उसने आपको बताया, ठीक है। मई की कैश बजटिंग उसने की हुई है आपके सामने। बिकनी कैश बैलेंस है 27,500, कैश रिसीट है 3,500, टोटल अवेलेबल कैश है 31,000। कैश डिस्पर्समेंट का मतलब है कि यहाँ इन्होंने कैश पे किया है, वो लेस कर देंगे हम। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल कैश ओवर कैश डिस्पर्समेंट आ गई 15,000। अब यहाँ आपको फाइनेंसिंग नीड अगर है तो फिर आपने यहाँ अमाउंट जो है वो मेंशन करनी होगी। फिलहाल आपको कोई नीड नहीं थी, तो आपका जो एंडिंग कैश बैलेंस है वो है 15,000 का। अब हम जून की बात करते हैं, तो जो हमारे पास एंडिंग बैलेंस है प्रीवियस मंथ का, वो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा करंट या कमिंग मंथ का। तो स्टार्ट में हमारे पास जून में 15,000 जो है वो आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने कैश रिसीट जो कोई मिली थी हमें वो हमने ऐड की, तो हमारे पास 17,000 अवेलेबल कैश है। इसमें से हमने जो कैश देना था वो 18,000 का था, वो दे दिया, तो हमारे पास डेफिसिट में आ गया $1,000। तो अब हमें यहाँ फाइनेंसिंग की नीड पड़ गई है। तो फाइनेंसिंग जब कराई तो 11,000 जो है वो हमने किसी से उधार लिए, तो हमारे पास जो बैलेंस एंडिंग आया वो 10,000। तो हमने मिनिमम जो अपना बैलेंस है वो मेंटेन करना है 10,000, ठीक है। अब यही 10,000 जुलाई के अंदर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा।
फिर रसीट्स हमारे पास आई, 19,000 हमारे पास अवेलेबल कैश हो गया। कैश डिसबर्स हमने किया वो 6,000 का था, तो हमारे पास जो अवेलेबल कैश आया वो आ गया हमारे पास 13,000। अब हमने फाइनेंसिंग की जो ली थी 11,000, उसकी रिपेमेंट कुछ की है 3,000 की, तो हमारे पास फिर से 10,000 का जो है वो एंडिंग बैलेंस आ गया। अगस्त में वो ओपनिंग बैलेंस बन गया। रिसीट्स आई 14,000 की, 24,000 अवेलेबल कैश है। कैश डिसबर्स हमने किया 8,000 का, तो हमारे पास एक्सेस जो अवेलेबल कैश है वो 16,000 आ गई। इसमें से 6,000 जो है वो हम रिपेमेंट कर देंगे फाइनेंसिंग की, तो 10,000 दोबारा से हमने मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन कर लिया। तो इस तरह हम कैश बजटिंग कर रहे होते हैं क्लास। यहाँ तक कि आपका चैप्टर था, उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को लेके। अगर फिर भी कोई एम्बिग्यूटी है तो आप वो मेरे साथ हमारे सिलेक्टेड टाइम स्लॉट में मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।